नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AMUPPSC में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि आजकल हमारे देश में चुनावी माहौल है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है? तो इसी संदर्भ में आजकल जो हमारे मुख्य समाचार पत्र हैं, ठीक है? टेलीविज़न चैनल हैं, उन सब में चर्चा का जो एक विषय बना हुआ है, वो है चुनावों को लेकर कि वर्तमान में चुनावों की क्या विसंगतियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं। बहुत सारे राज्यों में देखा जा रहा है कि बहुत कम मतदान हो रहा है, तो उसके क्या कारण हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और बहुत सारे न्यूज़पेपर भिन्न-भिन्न शीर्षकों के माध्यम से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और ये हमारे जीएस टॉपिक जो जीएस पेपर 2 है, उसका भी एक टॉपिक है। तो इसलिए हम इसको देखते हैं कि क्या-क्या इसमें चुनाव में विसंगतियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, क्या मतदान के क्या कारण हैं और हाल-फिलहाल में क्या इसके लिए उपाय हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आप लोगों के व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को देख रहे हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी खर्चा नहीं है, लेकिन इससे हमें प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो ये पहल है, ये अनवरत रूप से चलती रहे और हम पूरे मनोयोग से आपके लिए अच्छा-अच्छा जो मटीरियल है, वो लाते रहें। तो दोस्तों, चलिए हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चुनाव की विसंगतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं कि यार लोग कम क्यों मतदान कर रहे हैं? इसके कारणों की अगर हम बात करें, तो देखिए आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है ना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे चुनौती है? देखिए, कोई उम्मीदवार कितने पैसे खर्च कर रहा है चुनाव में, कोई उम्मीदवार उतने पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है। एक उम्मीदवार को क्या है, मीडिया का बहुत ज़्यादा टेंशन मिल रहा है, एक उम्मीदवार को लोग जानते ही नहीं हैं, है ना? तो इसकी वजह से क्या है कि अवसर की जो समानता है, चुनावों में प्रतिभाग करने की जो अवसर की समानता है, वो बाधित होती है और जिसकी वजह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते। ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, मीडिया द्वारा एक नेता के पक्ष में या एक पार्टी के पक्ष में हवा बना दी जाती है। तो क्या उससे स्वतंत्र चुनाव हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे। क्या उससे निष्पक्ष चुनाव हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है, एक आम चुनाव के लिए, लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर आता है। उसके बाद देखिए, विपक्ष द्वारा एक बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि भई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। लोकसभा चुनावों की पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। कुछ सदस्यों पे चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता को लेके कार्यवाही की जाती है, कठोर कार्यवाही की जाती है, कुछ लोगों के खिलाफ नहीं की जाती है। तो कुछ भी नियम, कायदे, कानून ऐसे नहीं हैं जिससे इस प्रक्रिया को क्या है, पारदर्शी बनाया जा सके। तो एक ये प्रक्रिया है। दूसरी एक बड़ी विसंगति क्या है, देखिए जो लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, शिक्षित नहीं हैं, दूर-दराज के लोग हैं, जिनको रोज़गार की कमी है, ऐसे लोगों के वोट पाने के लिए क्या है, उन्हें धन का प्रलोभन दिया जाता है ना? कई बार वोट के बदले नोट की, जिसे हम अवधारणा कहते हैं, या कई बार उन्हें दूसरे प्रलोभन दिए जाते हैं कि भई हमें जो जिताएगा हम उसको लैपटॉप बाँटेंगे, टीवी बाँटेंगे, साइकिल बाँटेंगे। इस तरह के जो वोट के बदले नोट की ओर बदलते स्वरूप हैं, उससे भी क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को धक्का पहुँचता है, उस उम्मीद को धक्का पहुँचता है। उसके बाद देखिए, आजकल अगर आप कोई भी अखबार पढ़ रहे हों, समाचार देख रहे हों, रैलियों को फॉलो कर रहे हों, तो उसमें जो राजनेता हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे दल की कमी बताते हैं कि वो दल ये कह रहा है, उस दल की ये कमी है, वो दल आ गया तो ये हो जाएगा, ये दल की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा। अरे भैया, आप ये बताइए कि आप अगर सत्ता में आते हैं, तो आप देश को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे? ठीक है? आपकी विदेश नीति क्या रहेगी? समाज में सांप्रदायिक सौहार्द विकसित करने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? ठीक है? तो उन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। केवल आरोप
आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। एक दल एक दूसरे दल के ऊपर आरोप लगाता है, दूसरा दल उस आरोप का जवाब तो छोड़ो, उस दूसरे दल पे आरोप लगा देता है ना। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है, तो इससे क्या है ना, मूल मुद्दों पे से भटकाव हो जाता है। ना तो स्वास्थ्य पे चर्चा होती है, ना शिक्षा पे चर्चा हो पाती है, ना हमारी विदेश नीति पे चर्चा हो पाती है, ना रोजगार पे चर्चा हो पाती है। तो इससे क्या है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो, ठीक है, चाहे वो धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण हो, जैसा कि आप आजकल न्यूज़ डिबेट्स देख रहे हैं, बहुत सारे नेताओं की क्या है कि डिबेट देख रहे हैं, रैलियां देख रहे हैं, उसमें क्या है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण या जाति के नाम पर तुष्टीकरण। इससे क्या है ना, एक मूल मुद्दों को किनारे कर दिया जाता है, उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की जाती, ठीक है, ना उन मुद्दों को संबोधित किया जाता है, ना ही उन मुद्दों को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इससे क्या है कि जनता के मन में ना उदासीनता आ जाती है। जब उदासीनता आ जाती है तो उससे क्या है कि लोग मतदान देने नहीं जाते, और अगर एक लोकतंत्र में लोग अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बन पाएगा, है ना। तो जनता हमारी सशक्त कैसे होगी। दूसरा एक पॉइंट और आता है इसमें, आचार संहिता का उल्लंघन। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राजनेताओं के लिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता जारी कर दी जाती है, ठीक है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन किया जा सके। लेकिन चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे उम्मीदवार हों, हम देखते हैं कि वो आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं और उन पर कोई कठोर कार्रवाई हो भी नहीं पाती। तो जब इस तरह की चीज़ें हैं तो भाई लोकतंत्र की ये विसंगति है बहुत बड़ी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने में बहुत बड़ी बाधा है, जिसकी वजह से मतदान भी कम होता है। उसके बाद देखिए राजनीतिक हिंसा, देखिए पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, केरल का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे क्या है कि राजनीतिक हिंसा, चुनावों के दौरान में राजनीतिक हिंसा देखी जाती है। बहुत सारे लोगों को पत्थर मार दिया जाता है, इवन कुछ लोगों की हत्या तक कर दी जाती है। तो ये देखिए मतदान के पर्व लोकतंत्र को, है ना, कलंकित करने का कितना बड़ा उदाहरण हो सकता है। उसके बाद बात करें, देखिए मतदान केंद्र तक पहुंच की असुलभता। हमारे समाज में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर हम बात करें दिव्यांग लोगों की, ठीक है, वो हर जगह नहीं जा सकते। कई जगह गांव में क्या होता है कि चुनाव के लिए जो मतदान केंद्र बनाए जाते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहां तक भी लोगों की सुलभता नहीं हो पाती, पहुंच नहीं हो पाती, तो लोग अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, जागरूकता का अभाव। बहुत सारे जो हमारे मतदाता है ना, उसमें जागरूकता नहीं है, वो ये नहीं जानते कि उनका एक मत कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना। तो उनको ये नहीं पता कि हमारा उम्मीदवार किस शैक्षिक पृष्ठभूमि का है, उसकी आपराधिक छवि के बारे में उसने क्या हलफनामा दायर किया। तो जनता जब जागरूक नहीं रहेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर उदासीनता भी आएगी, और कई बार अगर मान लीजिए वो मतदान देता भी है वो नागरिक, तो वो अपने मतदान का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये एक बड़ी कमी है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे यहाँ ना चुनाव आप देखो 1.5 महीने से भी लंबे चल रहे हैं। एक लंबी चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा मतदाता है ना। तो चुनाव, और इस बार की अगर हम बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि 7 चरणों में लोकसभा चुनावों का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए अगर इतने लंबे समय तक अगर चुनाव प्रक्रियाएं चलेंगी तो उससे क्या होगा, विकासात्मक जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगी। आपको पता है कि चुनाव आयोग द्वारा आचार जो संहिता लागू की जाती है उसमें ये भी एक कारण है कि कोई गवर्नमेंट कुछ भी नया कार्य नहीं करेगी, ना नई घोषणा करेगी। और दूसरी चीज़, जो हमारी प्रशासनिक तंत्र है ना, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो पूरा का पूरा कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, चुनावों के आयोजन में, ठीक है। हर एक प्रशासनिक अधिकारी की कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे क्या है, चुनावों में ड्यूटी लगा दी जाती है। सुरक्षा बलों पे क्या है कि उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा बलों को देखिए बॉर्डर पे भी उनकी तैनाती करनी है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जा सकें इसलिए उनको वहाँ भी डिप्लॉय करना है। तो कभी किसी जगह हैं क्योंकि 7 चरणों में चुनाव है, तो उससे क्या है कि उनका स्थानांतरण इधर से उधर किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
सुरक्षा बलों को एक थकान का अनुभव होता है, उनकी इफ़िशियंसी में कहीं न कहीं कमी आती है। और देखिए शिक्षा, आप लोगों को भी ये भी पता है, शिक्षकों जैसे लोग जो हैं, जो एक जिनका काम क्या होना चाहिए, शिक्षा प्रक्रिया में जिनका काम है शिक्षा प्रक्रिया को एक अनवरत रूप से एक प्रभावी तौर पे संचालन करना, लेकिन उनको भी क्या है, मतदान प्रक्रिया में कार्यभार सौंप दिया जाता है। तो क्या होता है, इससे हमारी विकास संबंधी गतिविधियां हो या शिक्षा संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, उनमें क्या है ना, रुकावट आ जाती है कहीं ना कहीं। तो देखिए ये सारे हमने कारण देखे, बहुत सारे कारण हैं, आप सभी इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये है ना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, थोड़े से भी जागरूक हैं, तो ये पॉइंट कोई नए नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक जगह इन टॉपिकों को देख लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय होता है। तो आपको क्या है, आप सीधे पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देते हुए लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे सोचने लग गए, तो आप सोचो कि आपका कोई क्वेश्चन मिस भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कारणों की चर्चा करी है, जिसे कि आप किसी भी टॉपिक में इसमें कवर कर सकते हैं। भाई चुनावों की विसंगतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, क्यों कम मतदान हो रहा है, क्यों हमारे जो मतदाता हैं वो उदासीन हो गए हैं, उसके बारे में ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए आवश्यकता क्या है, क्या किया जाना चाहिए। देखिए पहले हम सबसे पहले बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। जैसे कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी 2 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारे देश में तो देखिए 2 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पौंडीचेरी, और उसके अलावा 28 राज्य हैं जहाँ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोजित कराते हैं। तो हमेशा एक चुनावी माहौल बना रहता है। तो उससे क्या है, बार बार आचार संहिता लगेगी, बार बार शिक्षकों को, अर्धसैनिक बलों को, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया में लगाया जाएगा, ठीक। और उससे क्या है, जनता को क्या है, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है ना, विकास प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, जो रूटीन की चीज़ें हैं जैसे शिक्षा है वो भी बाधित होती हैं। तो सबसे पहले आज हमारे देश में ज़रूरत है ना, वो किस चीज़ की, एक राष्ट्र एक चुनाव की। रामनाथ कोविंद समिति इसके लिए गठित की गई थी, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो संभावनाएं हैं उन पर विचार करने के लिए। तो आप सबसे पहला पॉइंट आज डालो कि देखो लोगों के पास बार बार वोट करने के लिए समय भी नहीं होता है ना, कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो हम, इससे देखिए खर्च भी बहुत कम होगा, है ना, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। हम ये अब अलग से एक टॉपिक बन जाता है, एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, विपक्ष में क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। तो चलिए उसको हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम निष्पक्ष चुनाव और एक सुसंगठित चुनाव, मतदाताओं के मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए या लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए अगर हम बात करें तो किसकी आवश्यकता है, अगर ऐसे पॉइंट हम देखें तो पहला पॉइंट इसमें एक निकल के आता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें आप रामनाथ कोविंद समिति जो है उसकी सिफारिशों का भी वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए रामनाथ कोविंद ने अलग से एक बिंदु और उठाया है कि देखो इस समय है ना, बहुत चरम गर्मी पड़ रही है, मई के मौसम में बहुत गर्मी पड़ रही है। बहुत सारे लोग केवल ज़्यादा गर्मी के कारण है ना चुनाव में वोट डालने नहीं जाते, है ना, कि भाई इतनी गर्मी है, पता नहीं वहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है। कुछ लोग वहाँ चक्कर खा के गिर जाते हैं, अखबारों में भी आता रहता है इस तरह की चीज़ें, इस तरह की न्यूज़, है ना। तो रामनाथ कोविंद ने अलग से सलाह दी है कि चरम गर्मी में न कराए जाएं आम चुनाव, ठीक है। उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव ये हो सकता है। और देखिए जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण हो, जाति के आधार पे तुष्टीकरण हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो, तो उससे है ना मूल मुद्दों से भटक जाता है चुनावी प्रक्रिया, ठीक है। उससे मूल मुद्दों से दूर हो जाते हैं राजनेता, ना वो उसके बारे में पॉलिसी बताते हैं, ना अपना विजन बताते हैं, और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती। तो हमारे एक न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने देखिए एक प्रस्ताव दिया है कि भाई एक ही मंच पे राहुल गांधी आएँ और नरेंद्र मोदी आएँ, और उनकी एक ही मंच पे क्या है, उनके बीच में डिबेट होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह का जो चलन है वो व्यवहार में लागू है। वहाँ पर ऐसा होता है कि एक ही मंच पे
अपोजिशन और जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके दोनों के जो नेता हैं वो आते हैं, वो अपनी अपनी पॉलिसी बताते हैं। तो जनता को समझने में भी हम किसे वोट करें बहुत आसान होता है, ठीक है। जबकि आज क्या है, आज लोग अपनी चुनावी रैलियों में अपने घोषणा पत्र से ज़्यादा किस पर बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे वो पार्टी ऐसा कह रही है, उसका नेता ऐसा कह रहा है, देखो धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर का प्रस्ताव बहुत बहुत स्वागत योग्य है। अब देखिए आगे चल के देखते हैं इस प्रस्ताव पर क्या सहमति जो राहुल गांधी हैं और नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच बन पाती है या नहीं बन पाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जो एक निर्वाचन क्षेत्र है ना, वहाँ से एक ही उम्मीदवार होना चाहिए। मतलब एक उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र से ही लड़ने की परमिशन होनी चाहिए। अभी क्या है, एक उम्मीदवार दो जगह से चुनाव लड़ लेता है ना। तो जहाँ से मान लीजिए वो चुनाव लड़ा दो जगह से, एक सीट उसको रखनी है, एक सीट छोड़नी पड़ेगी। जिस सीट को उसने छोड़ दिया है तो उसके मतदाता तो निराश होंगे ही। वो कहेंगे भाई हम गर्मी में गए थे, हमने इस प्रत्याशी को वोट दिया, क्या फ़ायदा हुआ। तो क्या दोबारा आने वाले जो उपचुनाव होंगे उन पे वो मतदान के लिए जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि, और ये दिनेश गोस्वामी समिति जो थी 1990 में, उसने ये सिफारिश की थी कि एक उम्मीदवार के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने का आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दो निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहा है। उसके बाद देखिए मीडिया की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका। मीडिया है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाती है। तो देखिए उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो मूल मुद्दों पर बात करे, मूल मुद्दों पर नेताओं से प्रश्न करे, ठीक है, जनता को जागरूक करे। तो मीडिया की एक बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका है जिसे उसे निभाने की दरकार है। उसके बाद बात करते हैं देखिए नोटा विकल्प की। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, ठीक है। जब कोई भी उम्मीदवार को अगर मान लीजिए कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वो नोटा का विकल्प दबा सकता है, ठीक है। तो इसको लागू किया गया था 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन देखो इसको प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है, वर्तमान में व्यवस्था ये होनी चाहिए कि भाई अगर नोटा को किसी भी उम्मीदवार सबसे ज़्यादा विकल्प वोट मिल जाते हैं तो उस चुनाव को क्या है, रद्द कर देना चाहिए। या फिर उन दोनों प्रतिनिधियों के जो चुनाव में थे और उनसे ज़्यादा वोट मिल गए हैं, या ज़्यादा प्रतिनिधि थे और सबसे ज़्यादा वोट मिल गए नोटा को, तो उन उम्मीदवारों के कुछ समय तक, 2 साल तक, 3 साल तक, या एक टेन्योर तक, पूरे 5 साल तक चुनाव लड़ने पे क्या है ना कि रोक लगा देनी चाहिए। इससे राजनीतिक दल जो होंगे ना, वो स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के जो राजनेता होंगे उनको टिकट देने के लिए बाध्य होंगे। और जो अगर ऐसा होता है तो हमारा लोकतंत्र स्वयं में जीवंत हो जाएगा। जो हमारा चुनावी पर्व है ये वास्तव में अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएगा। और देखिए अगर हम बात करें उम्मीदवार जो हैं उनके लिए न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। कितनी देखिए कैसी विडंबना है कि अगर कोई भी व्यक्ति चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरता है तो उसके लिए 10वीं पास का होना अनिवार्य है। लेकिन जो हमारे मतदाता हैं जिन्हें पॉलिसी का निर्माण करना है ना, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, है ना, विदेश नीति की जिन्हें समझ होनी चाहिए, उनके लिए कोई भी न्यूनतम अर्हता का प्रावधान ही नहीं है। तो इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की दरकार है। और ऐसी सिफारिश किसने की थी, के संथानम समिति के द्वारा इस तरह की सिफारिश की गई थी। उसके बाद देखिए आगामी और बिंदु और क्या हो सकते हैं, अस्वीकार करने का अधिकार, राइट टू रिजेक्ट, है ना। अगर नोटा को हम प्रभावी बना देते हैं तो उससे के माध्यम से ही राइट टू रिजेक्ट की जो अवधारणा है उसको हम साकार कर पाएंगे। और एक और अच्छा उदाहरण हो सकता है राइट टू रिकॉल का। अगर किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी उम्मीदवार ने चुनाव लड़ते समय कुछ बिंदुओं को लेकर कोई दावे किए थे, कुछ घोषणा पत्र को लेके कोई बात कही थी कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम ऐसा करेंगे, और आधे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया है, कोई कदम नहीं उठाया है, तो जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसे बुलाए और भाई उससे पूछे कि भाई आपने क्या किया है, आपने ये वादे किए थे, आपने क्या किया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आवश्यकता बात करी रामनाथ कोविंद समिति की, जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की सिफारिश की है ना। इस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया की सिफारिश की है।
गर्मियों में नहीं होने चाहिए चुनाव। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर का बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि भाई मूल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो विपक्ष का प्रमुख नेता है और सत्ता पक्ष का प्रमुख नेता है उसको एक मंच पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में उन्होंने कहा कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार को होना चाहिए। उसके बाद के संथानम समिति कह रही है कि भाई उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता होनी ही चाहिए, ठीक है। नोटा जैसे विकल्प को प्रभावी बनाने की दरकार है। मीडिया को भी यहाँ पे अपना रोल समझना होगा। तो दोस्तों यहाँ आज हमने डिस्कस किया ये टॉपिक, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा, एक अच्छी समझ बनी होगी, ठीक है। और विभिन्न समितियों की जो सिफारिश हैं अगर आप उन्हें अपने आंसर में कोट कर देंगे ना, ठीक है, नॉर्मल जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें सब लिखेंगे, लेकिन आप जब तथ्यों के साथ, ठीक है, और जो हमने प्रोग्रेस की है, जैसे समितियों का गठन किया है, उनकी क्या सिफारिश है, अगर उनको आप उनका उदाहरण देते हुए उनको कोट करते हुए अपना आंसर लिखेंगे तो आप बाकी लोगों से कहीं ना कहीं एज ले लेंगे, एक उनसे बढ़त बना लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके पास अच्छे अच्छे टॉपिक को पूरी गहराई के साथ प्रस्तुत करते रहें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट के कैसे करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि तभी हम अच्छा सुधार कर पाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास लेके आएंगे। तो दोस्तों कल जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को का सहयोग करते रहिए, शेयर करते रहिए। दोस्तों जय हिंद।